एक शादीशुदा व्यक्ति अपनी नाबालिग गर्लफ्रेंड के साथ शारीरिक संबंध बना रहा था कि अचानक इसी कमरे के अंदर उसकी पत्नी आ जाती है। पत्नी दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लेती है और यहाँ पर वो पति से एक ऐसी शर्त रखती है, ऐसा कांड करने के लिए कहती है जिसमें नाबालिग गर्लफ्रेंड की मौत हो जाती है। यकीनन पूरी घटना को सुनने के बाद आप खुद अपने सुने पर यकीन नहीं कर पाएंगे और अपनी उंगलियों को दांतों तले चबा बैठेंगे। आदाब, नमस्कार, सत्य श्री अकाल। में यह खान सोज। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो सच्ची घटना है बिहार प्रदेश की। और इसी बिहार में एक थाना होता है जिस थाने का नाम है उजरिया थाना। दरअसल ये जो थाना लगता है ज़िला समस्तीपुर का है और इसी उजरिया थाने का एक इलाका है जिस इलाके का नाम है नजीपुर बाबा पोखर। इस पोखर के पास से जो आम लोग हैं वो यहाँ से गुजर रहे थे कि एक व्यक्ति की निगाह पड़ती है। सड़क किनारे एक कंबल है और उस कंबल में शायद कुछ है। जैसे ही वो करीब जाकर देखता है तो उसकी एक ज़ोरदार चीख निकलती है। दरअसल इस कंबल के अंदर एक लाश थी। इतना देखना था कि इस व्यक्ति के होश उड़ जाते हैं और थोड़ी देर बाद वो पुलिस को सूचना देता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, आकर देखती है कि एक कंबल है और उस कंबल के अंदर एक लाश है। देखने से ये तो मालूम हो गया था कि किसी महिला की लाश है, लेकिन ये पता नहीं चल पा रहा था कि ये नाबालिग की है या फिर बालिग की है। पुलिस सबसे पहले इसको बरामद करती है और बरामद करने के बाद इसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आती है तो उसमें पता चलता है कि ये जो लड़की थी ये नाबालिग थी और नाबालिग लड़की की जो मौत हुई है वो जहर के कारण हुई है, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी जो है वो नीली पड़ी हुई थी। अब पुलिस फ़ौरन ही समझ जाती है ये जो है कहीं ना कहीं हत्या है। लिहाजा पुलिस अब इस जो लड़की है इसकी शिनाख्त करने में जुट जाती है। तमाम लोगों से पूछताछ करती है, आसपास के लोगों से पूछताछ करती है और आसपास के जो सीसीटीवी कैमरा है उनको फुटेज को खंगालती है। उस वक्त पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता है, लेकिन पुलिस को शिनाख्त करने में थोड़ी सी ये आसानी हो जाती है कि पुलिस को पता चलता है कि एक लड़की है जो कि 2 फरवरी को इसी थाना क्षेत्र का एक गांव है, उस गांव से गायब हुई है। पुलिस अब इस गांव की तरफ रुख करती है। पूछते पूछते इस लड़की के घर तक पहुंचती है तो पता चलता है कि 2 तारीख से इस घर की एक लड़की गायब है और उसका पिता का रो रो कर बुरा हाल है। लिहाजा पुलिस इस पिता को अपने साथ लेती है और जो इनको लाश मिली थी उस लाश को जैसे ही दिखाती है तो लाश को देखते ही इस व्यक्ति के रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। वो कहता है, साहब ये जो है ये मेरी बेटी है, ये 2 तारीख को गायब हुई थी। यानी ये जो लाश मिली थी वो 3 फरवरी को मिली थी, यानी दूसरा दिन था। अब पुलिस इसके पिता से पूछताछ करना शुरू करती है, क्या आपकी किसी से दुश्मनी थी? ऐसा तो नहीं है किसी के साथ घर से चली गई थी? तो पिता रो रो कर तमाम बातें बताता है कि मेरी बेटी की या मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। लिहाजा वो अचानक कल घर से गायब हुई थी, यानी 2 तारीख को घर से गायब हुई थी, आज वो मिली है। अब पुलिस तमाम एंगल से इस केस को देखना शुरू करती है और आसपास के लोगों से भी पूछताछ करना शुरू करती है। सबसे आसान जो तरीका था इस मर्डर को खोलने का या फिर इस हत्या के पीछे तक जो कातिल है उस तक जाने का वो ये था कि इस लड़की के मोबाइल को ट्रेस किया जाए। पुलिस इसका नंबर लेती है और मोबाइल को ट्रेस करती है और इसकी कॉल डिटेल्स निकालती है। सामने आता है कि एक शख्स है जिसका नाम है राजकुमार, उसकी लास्ट कॉल देखी गई है। पुलिस जब इस राजकुमार का पता करती है तो पता चलता है कि ये इसी गांव का रहने वाला है और ये जो लड़की है नाबालिग इसकी करीब की ही, इसकी पड़ोस की ही है। लिहाजा पुलिस फ़ौरन ही राजकुमार के घर की तरफ रुख करती है तो मालूम होता है कि यहाँ से राजकुमार गायब है। अब पुलिस राजकुमार को हिरासत में लेने के लिए जगह जगह छापेमारी करती है और कड़ी मशक्क़त के बाद राजकुमार को अपनी हिरासत में ले लेती है और हिरासत में लेने के बाद अब इससे पूछताछ करना शुरू करती है। पुलिस कहती है कि ये बताओ कि तुमने जो लड़की है जिसका नाम है पायल, उसकी हत्या क्यों की थी, क्या वजह थी? अब पुलिस को जो राजकुमार है वो घुमाने की कोशिश करता है, चकमा देने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस को कहीं ना कहीं शक बार बार इसी के ऊपर हो रहा था। तो अब थोड़ी सख्ती पुलिस यहाँ दिखाती है। जब सख्ती दिखाती है तो राजकुमार पूरे तरीके से टूट जाता है और अपने गुनाह को, अपने जुर्म को अपने ही लफ्ज़ों में बयान करना शुरू करता है और जो ये पूरी कहानी बताता है वो वाकई हैरत में डाल देने वाली है।
जब लोगों को, आसपास के लोगों को पता चलती है तो वो खुद हैरत में हो जाते हैं। राजकुमार बताता है कि साहब, मेरी शादी हो चुकी है और जो मेरी पत्नी है उसका नाम है संजू देवी। और ये जो लड़की थी पायल, ये हमारी ही पड़ोसी है। अक्सर वो मेरी पत्नी के पास, मेरे पास घर पर आया जाया करती थी। जब ये घर पर आया जाया करती थी तो मेरी जो नीयत है वो इसके ऊपर बदल चुकी थी और मेरी नीयत इसके ऊपर गंदी हो चुकी थी। लिहाजा अब मैंने सोच लिया था कि इसे किसी तरीके से अपने चंगुल में फंसाऊंगा और फंसाने के बाद जो मेरी मंशा है, जो मेरी चाहत है, उस चाहत को इसके साथ पूरा करूंगा। अब चूंकि लड़की कम उम्र की थी तो आसानी से राजकुमार की बातों में आ जाती है और इससे दोस्ती कर लेती है और दोस्ती देखते ही देखते रिलेशन में बदल जाती है। अब राजकुमार की जो पत्नी है वो कहीं काम किया करती थी, अक्सर जाया करती थी। तो राजकुमार पीछे से इस पायल को अपने पास बुलाता था और जब जब मौका मिलता था उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। लेकिन अब से कुछ दिन पहले राजकुमार की जो पत्नी है वो बाज़ार के लिए जाती है। अब ये जो गांव है और जो बाज़ार का डिस्टेंस है वो काफ़ी दूर है। बाज़ार के लिए जैसे ही उसकी पत्नी निकलती है, अब राजकुमार को पता था कि जो मेरी पत्नी है वो अभी आएगी नहीं, उसे टाइम लगेगा, लिहाजा मुझे पायल को बुला लेना चाहिए। पत्नी के निकलते ही राजकुमार पायल को बुलाता है और पायल को बुलाने के बाद उसके साथ जैसे ही शारीरिक संबंध बनाना शुरू करता है तो ये दोनों आपत्तिजनक स्थिति में थे। इसी बीच जो राजकुमार की पत्नी है वो संजू, वो घर में आ जाती है। बस इतना देखना था कि जो पायल थी वो दबे पांव इस घर से फरार हो जाती है, भाग जाती है। और जो संजू और राजकुमार दोनों पत्नी और पति में आपस में झगड़ा होता है और झगड़े में राजकुमार उसको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करता है कि मुझसे गलती हो गई है, आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा, लिहाजा तुम मुझे माफ़ कर दो और जो तुम कहोगी मैं वही करूँगा। अब यहाँ पर जो पत्नी के दिल के अंदर एक नफ़रत ऐसी पैदा होती है, वो यहाँ पर एक ऐसी शर्त रखती है और उस शर्त को राजकुमार को पूरा करना ही होता है। संजू कहती है कि मैं तुम्हें एक शर्त पर माफ़ कर सकती हूँ, तुम्हें पायल का कत्ल करना होगा, उसको मौत के घाट उतारना होगा। अगर तुम ये सब नहीं करोगे तो मैं कर दूंगी। लिहाजा किसी तरीके से जो संजू है अपने पति को इस बात पे आमादा कर लेती है और दोनों योजना बना लेते हैं। और योजना बनाने के बाद जो पायल है इस बात से बेखबर थी कि अगर इस बार वो राजकुमार से मिलने के लिए जाएगी तो उसकी हत्या कर दी जाएगी। राजकुमार बड़ी ही चालाकी से पायल को फ़ोन करता है और उसको अपने घर बुलाता है। इसी बीच उसकी पत्नी जो है वो इसी घर के अंदर छुपी हुई थी और जैसे ही पायल आती है तो उससे प्यार से, मोहब्बत से बात करता है। बड़े ही प्यार से बात की जाती है। अब जो कत्ल करने की प्लानिंग थी वो बड़ी अजीब थी। दरअसल जो पायल है, राजकुमार कहता है कि तुम भूख लगी होगी, क्यों ना मैं तुम्हारे लिए कुछ बना दूं। तो एग रोल यहाँ पर तैयार किया जाता है। अंडे का जो रोल होता है वो तैयार किया जाता है और पायल के आगे परोस दिया जाता है। अब इस बात से पायल बेखबर थी कि जो मैं एग रोल खाने जा रही हूँ उसके अंदर जहर मिला हुआ है। पायल एग रोल उठाती है, उसको खा लेती है और खाने के बाद थोड़ी ही देर के अंदर उसका दम घुटने लगता है, उसको तकलीफ़ होने लगती है। अब यहाँ पर दोनों पत्नी और पति खड़े हुए तमाशा देखते हैं और तब तक तमाशा देखते हैं जब तक पायल की मौत नहीं हो जाती है। अब जब इसकी मौत हो चुकी थी तो घबराहट ये भी थी कि आने वाले वक्त में ये शव पुलिस के या पड़ोस के हाथ लगेगा तो जो हमारा भंडा है वो फूट जाएगा, जो हमारा राज है वो खुल जाएगा। अब योजना ये बनानी थी कि इस शव को किस तरीके से ठिकाने लगाया जाए। तो दोनों योजना बनाते हैं और योजना बनाने के बाद एक कंबल के अंदर इस लाश को लपेटा जाता है और राजकुमार अपने घर से एक कार्ती महिंद्रा XUV 500 उसमें इस शव को डालता है और डालने के बाद जो बाबा पोखर है इसके पास इसकी लाश को फेंक कर वहाँ से फरार हो जाता है। और शायद दोनों के दिलो दिमाग में यही था कि हम कभी पकड़े नहीं जाएंगे,
लिहाजा पुलिस इस केस को इस तरीके से खोलती है। और जब तमाम बातें राजकुमार के मुंह से ये सुनती है तो कहीं ना कहीं पुलिस के जो अफसर हैं उनको भी गुस्सा आ जाता है और फ़ौरन एक्शन मोड में आते हैं। और जो राजकुमार है और उसकी पत्नी है, दोनों के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करती है और मुकदमा दर्ज करने के बाद दोनों को जेल भेज देती है। आप पूरी घटना को किस नज़रिए से देखते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर गलती किसकी थी? दरअसल में हमारी कहानी के पीछे का असल मकसद जो होता है, जो आप तक घटनाएं पहुंचाई जाती हैं, उसका मकसद सिर्फ लोगों में जागरूकता फैलाना होता है। किसी को दिल को दुखाना, किसी को ठेस पहुंचाना हमारा मकसद नहीं होता, बल्कि मकसद होता है कि तमाम लोगों के अंदर जागरूकता फैलाई जाए। जो हमारी नाबालिग बच्चियां हैं उनके अंदर थोड़ा बच्चों वाला दिमाग होता है, बहुत ही आसानी से किसी को भी, कोई भी उनको बेला फुसला कर किसी भी काम के अंदर मुब्तला कर सकता है। ऐसे में माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है कि माँ बाप उनके ऊपर कड़ी निगाह रखें। और ये जो उम्र होती है टीनेजर्स की, उसमें अक्सर माँ बाप को कड़ी निगाह रखने की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि यही उम्र होती है कि इसमें या तो बच्चा सुधर जाता है या फिर बिगड़ जाता है। और अगर इस उम्र में बिगड़ता है तो उसको सुधार पाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। आप क्या सोचते हैं? यहाँ पर गलती किसकी मानते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। साथ ही मैं आपको दोस्तों एक बात और बता दूं कि मैं हर रोज़ यहाँ पर एक कहानी लेकर आता हूँ और उस कहानी का मकसद यही होता है कि किसी तरीके से लोगों में जागरूकता फैलाई जाए। अगर आप भी हमारी जागरूकता का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए। और आप हमारी वीडियो कहाँ से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर अपना नाम और अपनी जगह का नाम ज़रूर लिखा करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। साथ ही आपको बता दें कि जो हमारी वीडियो देखते हैं, ज़फ़ीर ख़ान हैं एक, जो बुलंदशहर से हमारी वीडियो देखते हैं, हमारी कहानियाँ देखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया ज़फ़ीर साहब। दूसरा अमजद पेंटर हैं, इन्होंने अपनी जगह का नाम तो नहीं लिखा है, ये भी हमारी वीडियो देखते हैं। और एक तौफ़ीक़ अली है जो कि रुड़की से हमारी वीडियो देखते हैं। और एक कामिल हुसैन हैं जो कि सूरत गुजरात से हमारी वीडियो देखते हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से हमें प्यार देते रहिए और मैं हमेशा की तरह आपके लिए एक नई कहानी, सच्ची घटना आपके सामने लाता रहूँगा। इसी के साथ मैं याह्या खान सोज़ आपसे इजाज़त लेता हूँ। फिर से हाजिर रहूँगा किसी सच्ची घटना के साथ, किसी सच्ची कहानी के साथ। मैं उम्मीद करता हूँ आप जहाँ रहेंगे सुरक्षित रहेंगे, सावधान रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे और अपने परिवार का ख्याल रखेंगे। आदाब, नमस्कार, सत्य श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।